हेलो एंड वेलकम टू दायरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो हम आज बात करेंगे टीजीटी मैथ में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो दोस्तों, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो आपका पोपट बना रहा है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। आज की ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम को हर हालत में क्रैक करना चाहते हैं। और अगर आप अपना हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे तो कोई आपको जो है सफल होने से नहीं रोक सकता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि d इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड t। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि d इज इक्वल टू 4 और b a d इज इक्वल टू 7 कैसे आया। तो बच्चों, जो इस क्वेश्चन के पीछे ट्रिक है पहले उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आप a टू z अगर अल्फाबेट पूरे लिखते हैं और हर अल्फाबेट के नीचे काउंटिंग लिखते हैं तो a फर्स्ट पर आता है, बी सेकंड पर आता है। इस तरह से पूरे अल्फाबेट को अगर आप काउंट करते हैं तो Z 26, यानी कि आप 26 काउंट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे अल्फाबेट सिर्फ 26 होते हैं। वैसे ही A टू Z में D हमारा आता है फोर्थ नंबर पर, B आता है हमारा सेकंड नंबर पर, A आता है हमारा फर्स्ट नंबर पर और D आता है हमारा फोर्थ नंबर पर। और अगर इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा आता है 7। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा कि B8 इज इक्वल टू 7 यहाँ पे कैसे आया है। अब उसी ट्रिक के साथ A एंड T की वैल्यू क्या होगी आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि A टू Z अल्फाबेट में जो A है वो काउंटिंग में किस स्टेज पर आता है। A 1 पर आता है, N हमारा जो है वो 14 पर आता है और T हमारा 20 पर आता है। और इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 35। तो हमारा यहाँ पर सी आंसर है 35। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिश इज रिटन एज KHKUG इन द सेम कोड, हाउ कैन TAB रिटन। देखिए, फिश को है वो लिखा हुआ है HKUJ इस फॉर्म में। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फिश है वो इस फॉर्म में कैसे लिखी गई है। तो अगर आप ध्यान से देखें, FGHIJKSTUHIJ, यानी कि +1 के अल्फाबेट अगर हम करते हैं तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। तो वैसे ही हम जो है STAB की +1 वैल्यू कर +1 अल्फाबेट कर STAB की जो है आंसर निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं STAB। अब यहाँ पर हम +1 अल्फाबेट करेंगे, यानी कि STU। हमारा जो आंसर आएगा वो +1 करने के बाद आएगा। तो TUV ABC और BCD, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है UVCD, यानी कि UVCD आंसर हमारा यहाँ पर सही है। इसी के साथ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। हर क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक यूज किया गया है उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग पर लॉजिक्स लगते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कॉमन चीजें आप देखने की कोशिश करिए कि जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो सबसे पहले आप सीरीज को समझिए कि सीरीज में जो नंबर है उसमें क्या डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए, 4 के बाद 5, तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए या ऐसा क्या डिवाइड किया जाए, क्या प्लस किया जाए, क्या माइनस किया जाए कि 5 आ जाए। 4 में अगर +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में क्या ऐसा प्लस माइनस किया जाए कि 7 आ जाए, +2 किया जाए तो 7 आ जाएगा। वैसे ही अगर 7 में +3 किया जाए तो 10 आ जाएगा, और 10 में +4 किया जाए तो 14, और 14 में +5 किया जाए तो 19। और इसी के साथ हमें जो है अगली सीरीज बतानी है। तो जो यहाँ तक फॉर्मूला हमारा चल रहा है वही फॉर्मूला हमें यूज करके अगली वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। तो यहाँ पर 5 प्लस हुआ है तो आगे हम 6 प्लस करेंगे, और 19 + 6 हम करते हैं तो हमारा आता है 25। तो हियर इज योर आंसर बी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है। तो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग डेट इन गिवन सीरीज। तो यहाँ पर मिसिंग डेट बतानी है। कोई भी मिसिंग क्वेश्चन हो जिसमें मिसिंग वर्ड बताना हो, मिसिंग डिजिट बतानी हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस में डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करिए कि जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा तो आप आंसर बहुत इजिली फाइंड आउट
कर लेंगे। तो जैसे ये हमें डेट्स दी गई हुई हैं, तो यहाँ पर जो है वो है दिसंबर। तो दिसंबर में होते हैं 31 डेज। तो 31 डेज में अगर 4 माइनस करते हैं तो 27 आता है। और वैसे ही अगर आप ये वैल्यू देखें तो इस डेट में और इस डेट में सिर्फ 20 डेज का ही डिफरेंस है। वैसे ही अगर आप 1196 में 27 डेज का डिफरेंस करते हैं तो 29196 आता है। और जनवरी के बाद आप उसमें 27 डेज जो है प्लस करते हैं तो आता है 26 फरवरी टू 96। अब यहाँ पर जो है 27 डेज का डिफरेंस है और 28 जो डे आता है, 27 दिन के बाद जो 28वां दिन है, वो हमारा यहाँ पर आंसर है। तो वैसे ही जो हमें लास्ट डेट दी गई है उसमें 27 डे प्लस करने हैं और जो 28वां दिन होगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फरवरी की बात हो रही है और 96 एक लीप ईयर था, तो फेब में जो है वो 29 डेज होंगे और उस हिसाब से हमारा आंसर होगा 25,396। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। प्लीज अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए, तभी आपको जो है क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड इंटेलेक्चुअल। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटेलेक्चुअल जो वर्ड है, इससे जो वर्ड फाउंड हो सकता है या फॉर्म्ड हो सकता है वो हमें दिए गए हैं, लेकिन हमें बताना है कि कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकता है। तो टेल यानी कि TALE ये फाउंड हो सकता है इंटेलेक्चुअल्स में, LAME। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पर M नहीं है, तो यहाँ हमारा आंसर B है जो फाउंड नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड टेल लेट फेस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टेल में अगर वर्ड लेट कैसे आया, यानी कि अल्फाबेट को आगे पीछे करके एक्सचेंज करके जो वर्ड बना है वो लेट बना है। यानी कि हमें जो दूसरा वर्ड दिया गया है उससे एक्सचेंज करके क्या वर्ड बन सकता है वही हमें प्रिडिक्ट करना है। तो फेस CAFE ये वर्ड बन सकता है, CAFE। तो हमारा ए यहाँ पर आंसर है। तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा और लॉजिक ही समझ आना चाहिए ताकि जो है एग्जाम में आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सके। उसी के साथ हमारा है 27वां क्वेश्चन, यानी कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड वूल स्लीप और मिल्क का हमें रिलेटेड वर्ड बताना है। यानी कि जैसे वूल आती है शिप से, वैसे ही मिल्क से कोई रिलेटेड वर्ड बताना है। मिल्क हमें किससे मिलता है, काउ से मिलता है, क्रो से नहीं मिलता, क्रोकोडाइल से कोई मिल्क का रिलेशन नहीं है, क्रेन इसकी तो कोई वर्ड ही अलग है। तो हमारा आंसर हम यहाँ पे का होगा, क्योंकि हमें जो मिल्क है वो काउ से मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए 5:125। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि 5 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि वो 125 बन जाए, यानी क्या घटा जमा गुणा डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एडिशन क्या हो कि वो 125 बन जाए। तो 5 का अगर आप रूट करते हैं, यानी अगर आप 5 को यानी कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 125 आता है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ आ गया। उसी के साथ आप इस पर लॉजिक लगाइए कि 3 का अगर आप क्यूब करते हैं तो आपका आंसर आता है 27 और यही हमारा आंसर है 27। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी मिसिंग नंबर पूछा जाए तो क्वेश्चंस में जो सीरीज दी गई है उसको अच्छे से एनालाइज कर लें कि जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें किस तरह से काउंटिंग चल रही है, किस तरह से प्लस माइनस करके वो डिजिट आ रही है। अगर आप पहली डिजिट देखें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 60 होता है, और लास्ट वाली देखें 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 140 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि गुणा हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी। 4 4 जा 16 और 16 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे कि आपको 96 मिल जाए। तो 16 का मल्टीप्लाई आप 6 से करेंगे कि आपको 96 मिल जाए। तो हमारा आंसर है यहाँ पर बी। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लॉजिक्स को समझते चलिए ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ जाए। विच वन ऑफ द गिवन रेस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हमें जो है ऑर्डर वाइज वर्ड्स को डिफाइन करना है। तो प्लांट, फूड, सीड, फ्लोर।
तो सबसे पहले साइकिल में यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए बीज होगा तो प्लांट बनेगा, और प्लांट होगा तो फ्लावर बनेगा, और फ्लावर बनेगा तो फूड बनेगा। यानी कि हमारी जो सीरीज होगी 3, यानी कि पहले सीड, फिर आएगा हमारा प्लांट, और उसके बाद आएगा हमारा फ्लावर, और फ्लावर के बाद हमें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। ठीक है, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 यानी कि ए हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है साइकिल कंप्लीट करनी थी कि पहले क्या चीज आई, सेकंड क्या आई, थर्ड क्या आई और फोर्थ क्या आई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हम एक साइकिल डिफाइन करती हैं, हमें कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं, तो हमें वो वर्ड्स अरेंज करने हैं कि क्या चीज पहले आई या क्या चीज पहले फॉर्म होती है। तो सबसे पहले इसमें हनी, फ्लावर और बीज, वैक्स दिया हुआ है, शहद और मधुमक्खियों के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं। तो शहद कैसे बनता है, बीज बनाती हैं, किससे बनाती हैं, फ्लोर से बनाती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आंसर होगा वो होगा फ्लोर, क्योंकि फ्लोर होंगे तो बीज आएंगी, और बीज आएंगी तो हनी बनेगा, और हनी बनेगा तो वैक्स बनेगी। तो हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 2 3 1 4। साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, यानी कि जी और सी जो है दोनों सिस्टर ब्रदर हैं। तो सी इज द डॉटर ऑफ ए, यानी कि जी और सी दोनों ही ए के बच्चे हैं, और एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए का ब्रदर है एफ, यानी कि जी और सी का चाचा। और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि वो इज द अंकल ऑफ जी, कि जी का अंकल कौन है। तो जी का अंकल कौन हुआ, एफ। हमारा सही आंसर क्या है, एफ। अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चंस के लॉजिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, तो लॉजिक्स का ही यूज करके आप क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी अटेम्प्ट आपको एग्जाम में कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम बच सके। और ये वीडियो सिर्फ आपको क्वेश्चंस के लॉजिक समझाने के लिए बनाई जा रही है। While a group photo of a family was taken, the father was found to be sitting to the left of the son, यानी कि जो फादर हैं वो सन के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, यानी कि सन क्या हुआ, राइट में हुआ उनकी। वैसे ही राइट टू द ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंडफादर के राइट में, तो ग्रैंडफादर कहाँ पे हुए, उनके लेफ्ट में। फिर है मदर वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ हर डॉटर, जो मदर है वो डॉटर के राइट में बैठी हुई, यानी कि जो डॉटर हुई वो हमारी लेफ्ट में हुई, बट लेफ्ट टू द ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर के लेफ्ट में बैठी हुई है। तो हमारी सीरीज क्या बनी, डॉटर, मदर, ग्रैंडफादर और फादर और सन। अब क्वेश्चन पूछा गया है हु इज ऑक्यूपाई द सेंटर प्लेस, की सेंटर पे कौन बैठा है। तो सेंटर पे हमारे ग्रैंडफादर बैठे हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ग्रैंडफादर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ जॉइंट फैमिली देयर इज अ फादर, मदर, 3 मैरिड सन एंड 1 मैरिड unmarried daughter of the son, to have 2 daughters, each and one has son, how many females member are there in the family। हमें जो है टोटल फीमेल्स मेंबर बतानी है। तो हमारा एक यहाँ पर मदर है, 3 मैरिड सन्स की वाइफ हैं, ठीक है, और एक अनमैरिड उनकी डॉटर है, और 2 डॉटर्स जो है उन दोनों उनके जो लड़के हैं उनकी हैं, यानी कि हमारा जो टोटल हुआ वो 9 हुआ। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब जैसा कि मिसिंग नंबर है तो हमें जो सीरीज दी गई है पहले उसको समझना है कि उस सीरीज के अकॉर्डिंग वो किस तरह से फॉर्म हुई है। तो आप ध्यान से देखिए कि हमारा पहले मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर प्लस हो रहा है। तो 8 सिंह 48, 48 और 3 51। अगर 20 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो हमारा आता है 100, और 100 प्लस 20 हमारा यहाँ पे होगा 120, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट हमें जो है मल्टीप्लाई करनी है, लास्ट डिजिट उसमें प्लस कर देनी है, और प्लस करने के बाद हमारी ये वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो वैसे भी हमें जो लास्ट सीरीज में मिसिंग नंबर है वो भी हमें ऐसे ही मिल जाएगा कि शुरू की 2 डिजिट हैं वो हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, लास्ट प्लस कर देनी है, और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक समझ आया आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जॉन रन से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। तो देखिए इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है, और डायरेक्शन की बात हो रही है तो हम पहले एक ग्राफ बना लेते हैं ताकि जो है डायरेक्शन के बारे में अच्छे से आपको समझ आ सके। तो यहाँ पर हमारा आता है नॉर्थ, यहाँ पर वेस्ट आता है, यहाँ पर ईस्ट आता है, यहाँ पर साउथ आता है। तो वो कह रहा है कि जॉन रन से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ, यानी कि जॉन अगर यहाँ खड़ा है तो वो यहाँ तक रन करता है 3 किलोमीटर, देन टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद जो है वो लेफ्ट मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर तक
चलता है। ही अगेंस्ट टर्न लेफ्ट एंड रन्स फॉर 3 किलोमीटर। वो वापस मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर फिर चलता है। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। वो फिर जो है लेफ्ट में आ जाता है ऑन रन्स फॉर 3 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर तक चलता है। यानी कि 2 किलोमीटर तो यहाँ से और यहाँ तक कवर हो गए हैं और 1 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चलता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी किलोमीटर अवे इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है और वो अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से उसे यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि उसे 1 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो तो प्लीज डायरेक्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ द लेटर ऑफ THILK आर कोड इज एज 36841। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ताकि आपको लॉजिक जो है वो डिटेल से समझ आ सके। 3 6 8 4 5 1 और हमारा दूसरा है PRABA जो है वो 27595 से लिखा गया है, यानी कि PRABA। तो PRABA वो हमें जो है 27595। अब हमें पूछा गया है कि भारती को कैसे कोड करेंगे। तो हम जो है जो वैल्यूज हमें इन वर्ड्स की दी गई है कि हमारा T यहाँ पे 3 डिनोट किया गया है, H हमारा 6 डिनोट किया है, I हमारा 8 डिनोट किया है। मतलब जो अल्फाबेट हमारा काउंटिंग करके जो है हमें दिया गया है वही हम जो है भारती को यूज करेंगे। यानी तो B की वैल्यू हमें जो है यहाँ पर 9 दी गई है, H की वैल्यू 6 दी गई है, A की वैल्यू 5 दी गई है, R की वैल्यू 7 दी गई है, A की वैल्यू 5 दी गई है, T की वैल्यू 3 गई है और I की 8 गई है। आप जो है मैच भी कर सकते हैं। 9 यहाँ पर जो है वो है B की वैल्यू, तो B हमारा 9 है और H हमारा यहाँ पर 6 दिया हुआ है। उसके बाद A हमारा यहाँ पर जो है वो 5 दिया गया है और हमारा यहाँ पर जो R है वो 7 दिया गया है। और उसके बाद फिर A 5 और उसके बाद आता है T यहाँ पर 3 है और उसके बाद आता है I जो हमारा यहाँ पर 8 है। यानी कि अल्फाबेट्स की जो वैल्यूज दी गई है वही वैल्यूज हमने यूज करके जो है भारती को कोड कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है A। आई होप आपको इस लॉजिक के बारे में जो है नॉलेज हो गई होगी। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द ओड ग्रुप फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स। यानी कि अब हमें जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ डिजिट दी गई हैं, तो इनमें हम सबसे पहले जो है डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। अगर हमें डिफरेंस पता चल जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा ऑड ग्रुप है। तो यहाँ पर 52 68 दिया गया है, तो 68 में से 52 अगर आप माइनस करते हैं तो 16 आता है। और अगर आप 63 और 67 इनको माइनस करते हैं तो 4 आता है। 67 में 63 अगर माइनस करते हैं तो 4 आता है। उसके बाद आता है 64 80, यानी कि अगर आप 80 में 64 में जो माइनस करते हैं तो 16 आता है। उसी के साथ 66 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो 16 आता है। तो हमारा ऑड ग्रुप ये हुआ, बी हमारा आंसर यहाँ पर है। तो हमारा क्वेश्चन है कि S is taller than Q and shorter than P, R is shorter than T but taller than P. If they stand in a row in the ascending order of their height, who is standing in the middle? इस तरह के क्वेश्चन जो है रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन में दिए गए सवालों को लिख लेंगे कि P is greater than S और S is greater than Q, और दूसरी डिजिट के अकॉर्डिंग P इज स्मॉलर देन R और R इज स्मॉलर देन T। तो जो हमारी जो रो बनेगी वो बनेगी Q इज ग्रेटर देन T और T इज ग्रेटर देन R और R इज ग्रेटर देन P और P इज ग्रेटर देन S। ये रो हमारी यहाँ पर बनेगी। अब क्वेश्चन पूछा गया वो इज स्टैंडिंग इन द मिडल, मिडल में हमारा R स्टैंड हुआ है, तो हमारा C यहाँ पर सही आंसर है। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए। आपके क्वेश्चंस का हम आंसर ज़रूर देंगे। प्लीज़ कमेंट करके हमें जो है आपको जो टॉपिक नहीं समझ आया उसको डिस्कस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।